सो गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप आपकी तैयारी सही चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। और 102 डेज, अब 102 दिन जो है वो आपके एग्जाम के लिए रह गए हैं। मैं आपको एवरीडे बेसिस पे रिमाइंड कराऊंगा सो दैट आप और भी ज्यादा फोकस तरीके से अपनी तैयारी को कर सकें। 17 मार्च पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू और पीआईबी के एमसीक्यूज जो है वो आज हम कवर करने वाले हैं। This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India Rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। एंड आप अपने मैसेजेस जो हैं, आप अपने क्वेश्चंस जो है मुझे @prince_luthra पे पूछ सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एनसीटी जो है, एनसीटी बिल 2021 काफी न्यूज में था, इसके बारे में जानेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानेंगे। आर्म्स इंपोर्ट एंड आर्म्स एक्सपोर्टर्स को लेकर भी एक लिस्ट जारी हुई है, उसको लेकर दो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नोटा को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा। प्रोजेक्ट रीहैब के बारे में जानेंगे। इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। देन एक ज्योग्राफी रिलेटेड हमारा क्वेश्चन रहेगा, बाराला पास का, न्यूज में था और मैंने आपको बताया कि जितनी भी चीजें चाहे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ही क्यों ना हो, एंशिएंट हिस्ट्री क्यों ना हो, जो चीजें आपके करंट अफेयर्स में अपीयर हो रही है वो इन सब्जेक्ट्स के लिए भी, स्टैटिक के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो स्टैटिक इज नॉट स्टैटिक पर से, कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में उससे चीजें रिलेटेड अपीयर होती हैं और वो इसी वजह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन हम एक आर्ट एंड कल्चर का भावना डांस जो है इसके बारे में जिक्र करेंगे। अगेन करंट अफेयर्स में था ये, एंड कथकली डांस भी करंट अफेयर्स में था। इवन दो ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये आपके आर्ट एंड कल्चर के हैं, लेकिन क्योंकि करंट अफेयर्स में किसी ना किसी रीजन की वजह से, वो भी हम डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर दो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे रिवीजन के लिए आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरीके से कुछ आपको दिखाई देंगे। वीडियोस आपके होम पेज पे आपको दिखाई देंगे। तो इस तरीके के जब भी वीडियोस आपको शो होते हैं तो आपको उनको अटेम्प्ट करना है। यू जस्ट स्टार्ट द वीडियो, उसके बाद उसके आंसर को सोचिएगा और जब मेरा क्वेश्चन जो मेरा ये कंप्लीट होने लगता है तो उसके आंसर्स को अपने आंसर के साथ मैच करिएगा और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं पुराने जो हमारे लेक्चर्स हैं। तो पिछले एक साल के रिवीजन के वीडियोस, 1 से 3 मिनट के वीडियोस हैं, ज्यादा लंबी लेंथ नहीं है इसकी, ये आपके लिए बनाए जा रहे हैं सो दैट आपकी रिवीजन भी साथ के साथ चलती रहे। चलिए चलते हैं आज के मार्क्स के ऊपर। तो मार्क्स के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे आपको टारगेट अपना सेट करना है। तो 6 या 6 से ज्यादा स्कोर जो है वो आपको करना है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो उस सिचुएशन के अंदर आपको अटेम्प्ट दोबारा से करना है विद इन 1 आवर के अंदर, क्योंकि वहां पे रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अदरवाइज जो लोग नोट्स बनाने के लिए पूछते हैं उनको मैं यही कहूंगा, नोट्स फर्स्ट टाइम में मत बनाएगा। फर्स्ट टाइम जस्ट लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन एंड देन लिसन द एक्सप्लेनेशन केयरफुली। और नेक्स्ट टाइम जब आप देखेंगे सेकेंड टाइम में आप अपने नोट्स को बना सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में बनाएंगे तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। तो यहाँ पे 6 या 6 से ज्यादा टारगेट करके चलिएगा। अपने टारगेट को जल्दी से सेट करें, कितना टारगेट सेट करेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे कि किस किस ने अपने टारगेट को अचीव किया। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021, काफी न्यूज में है। इसको लेकर पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट इस बिल को लेकर सही है। ये बिल क्या करने वाला है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर whether taken on the advice of minister or otherwise shall be expressed to be taken in the name of LG। तो यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो LG के द्वारा लिए जाएंगे वो एक LG के नाम पर ही लिए जाएंगे। हो सकता है the bill gives discretionary power to the LG even in the matters where the legislative assembly of Delhi is empowered to make laws। तो जहां पर दिल्ली असेंबली जो है उसको लॉज बनाने की पावर है, वहां पर भी LG जो होंगे वो डिस्क्रेशनरी पावर उनको दे दी जाएगी। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बिल को मूव किया लोकसभा के अंदर, इन विच इट इज प्रपोज्ड दैट द गवर्नमेंट इन द एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली मेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर हम दिल्ली की गवर्नमेंट की बात करते हैं, इट मींस हम एलजी ऑफ दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात कर रहे हैं। तो जब भी दिल्ली की गवर्नमेंट, दिल्ली की सरकार की बात करी जाएगी, उसको सिनोनिमस देखा जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेटली सीएम जो है वो इस चीज को पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा टाइम एंड अगेन देखा गया है कि सेंटर में गवर्नमेंट अलग है और दिल्ली में गवर्नमेंट अलग है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, चाहे वो अभी आप फार्मर्स प्रोटेस्ट में देखें या फिर शाहीन बाग वाले केस में देखें, तो ऐसा टाइम एंड अगेन देखा गया है। इवन जो पुलिस पावर है वो दिल्ली के पास नहीं है, दिल्ली की गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो सेंटर के पास ही है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास ही है। लेकिन ये चीज काफी बार देखी गई है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो सरकार होती है वो इवन देश के विरोध में भी जाकर एक्शन लेना शुरू कर देती है, और ऐसा हर कोई करता है, किसी XYZ की बात नहीं करूंगा मैं यहां पर। तो यहां पे इसी चीज को कर्टेल करने के लिए ही नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है अमेंडमेंट बिल, इसको लाया गया है। और यहां पर आपको बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, सोचे। चलिए देखिए, MHA ने मूव किया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेचर, और ऐसे कौन कौन से हमारे यहां पर
केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के अंदर, जिसके पास अपनी लेजिस्लेचर है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज बताइएगा। एंड इट केम इनटू बीइंग इन 1991। जो अगर हम दिल्ली की बात करें, यूटी के अंदर जो लेजिस्लेचर है 1991 में अंडर आर्टिकल 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसे इंसर्ट किया गया था 69th अमेंडमेंट के थ्रू, और लेजिस्लेचर को बनाया गया था। As per the existing act, the legislative assembly has the power to make laws। तो अभी जो पावर है किसके पास है? असेंबली के पास है, जैसे कि बाकी सभी राज्यों के अंदर होता है। इन ऑल द मैटर्स एक्सेप्ट, कौन कौन से वो 3 मैटर्स हैं मैंने आपको बताया हुआ है, वैसे ही पीपीएल करके याद कराया था आपको, जो हमारी लक्ष्मीकांत की सीरीज है, इसको आप exam.netmock.com पे देख लीजिएगा। इस सीरीज में मैंने आपको बताया था, जब हमने आर्टिकल 239AA के बारे में जिक्र किया था, इसको डिस्कस किया था, तो पीपीएल क्या है? पब्लिक ऑर्डर। P stands for public order, then P stands for police, L stands for land, police and public order। तो इन 3 एरिया को छोड़कर बाकी जगह पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका यहां उसके पास पावर होती है, उसी की चीजें चलती हैं, लेकिन इन 3 एरियाज के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी बात नहीं मानी जाती है। अगर बात करी जाए जो अभी हमारे यहाँ पे बिल लाया गया है, तो यस, ये चीज बात करी जा रही है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन एलजी के नाम पे लिए जाएंगे, वहां पे जो गवर्नमेंट का मतलब होगा वो एलजी होगा, बिल्कुल ठीक है। और द बिल गिव्स डिस्क्रेशनरी पावर, तो यस, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको यहाँ पे डिस्क्रेशनरी पावर भी देने की बात करी जा रही है। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ, तो कौन से राज्य का स्टेट बर्ड है ये? बेसिकली आपको इजी क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस स्टेट बर्ड के बारे में, लेकिन अभी ये न्यूज में था, रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो कौन से राज्य का है ये? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आसाम में, या फिर राजस्थान में? सोचिए। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आईयूसीएन स्टेटस बताइए, क्योंकि ये भी डिस्कस किया हमने। आप आईयूसीएन स्टेटस मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मीनवाइल मैं आपको न्यूज बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट बर्ड, क्योंकि काफी ज्यादा इंस्टेंसेस के अंदर देखा गया कि जो बड़ी बड़ी पावर लाइंस होती हैं, जिनसे पावर ट्रांसमिशन होता है, ये जो बर्ड है क्योंकि ज्यादा उड़ नहीं सकता है, लेकिन काफी बार इसका कोल्यूजन हो जाता है उन पावर लाइन से। उन पावर लाइन से जब ये बर्ड कोलाइड करता है तो करंट लगने से इसकी मौत भी हो जाती है। ठीक है, और इसी वजह से इसका नंबर जो है वो कम भी हो रहा है। दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और कहा कि ये जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, और ये जो है इसकी जो डेथ हो रही है पावर लाइंस की वजह से, आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। आई डोंट नो आपको याद है या नहीं, लेकिन आज से 3 से 4 महीने पहले हमने एक न्यूज पढ़ी थी जिसके अंदर कुछ राज्यों ने क्या किया था, जो उनकी ट्रांसमिशन लाइन थी उसके ऊपर रिफ्लेक्टर्स लगा दिए थे। ठीक है, रिफ्लेक्टर से क्या होता था, जो ये बर्ड था उसको कई बार ये लाइंस नहीं दिखती उड़ते हुए, काफी बेसिकली अगर स्पीड से उड़ रहा है तो नहीं दिखाई देती और इस वजह से कोलिजन हो जाते हैं। लेकिन रिफ्लेक्टर लगाए गए थे कि जो रिफ्लेक्टर होगा उसकी ब्राइटनेस से जो बर्ड है उसको समझ में आ जाएगा कि यहां पर नहीं उड़ना है, इसके नीचे से निकल के जाना है, ऊपर से निकल के जाना है। ठीक है, ये न्यूज मैंने आपको बताई थी। अब दोबारा से ये न्यूज आई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, तो ये इशू इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इट इज अ स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। ए हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, सो दिस वाज द न्यूज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले मैंने आपको वैसे आईयूसीएन स्टेटस का बता दिया है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये कौन से शेड्यूल के अंदर है? शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है, और साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, आईयूसीएन के हिसाब से ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आर्म्स इंपोर्ट को लेकर है। पूछा गया है 3 स्टेटमेंट्स देके कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है आर्म्स के इंपोर्ट को लेकर, और ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है किसके द्वारा लाई गई है, अगर आपको पता है तो बताइए, अदरवाइज जब इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं तब आपको बताऊंगा। इजराइल इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स। इजराइल जो है सबसे बड़ा इंपोर्टर है आर्म्स का। इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट इंपोर्टर है, हो सकता है। रिपोर्ट जो है वो रिलीज करी गई है यूएनएससी के द्वारा। सोचे फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, जो सिप्री जो है, सिप्री SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा रिपोर्ट निकाली गई और कहा है कि 2011 से 15 के बीच में 33% आर्म्स का जो इंपोर्ट था वो डिक्रीज हुआ था 2011-15 से, एंड 2016 से 20 के जो ये टाइम पीरियड है इसके अंदर। लेकिन ये कहा गया कि इंडिया स्टिल कंटिन्यूज टू रिमेन द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। तो दुनिया के अंदर इंडिया जो है सेकंड, दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर है आर्म्स का। ठीक है, सो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर। ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे इजराइल नहीं है, क्योंकि इजराइल तो एक्सपोर्ट करने में इसको महारत हासिल, एक्सपर्टीज है। नंबर 1 पे है सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो तेल बेच के सऊदी अरेबिया क्या लेता है? आर्म्स को इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से आप इसको
यहां से एलिमिनेट करें, ए और बी को एलिमिनेट करें, सेकंड ठीक है, मतलब आंसर या तो सी होगा या डी होगा, थर्ड स्टेटमेंट पर डिपेंड करेगा। रिपोर्ट मैंने आपको बताई दिया सीपरी के द्वारा लाई गई है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, हेंस यूएनएससी इनकरेक्ट हो जाएगा एंड सी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए ध्यान रखिएगा, कौन सबसे बड़ा इंपोर्टर है, कौन सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। किसके द्वारा रिपोर्ट लाई गई है ये भी आपको पता होनी चाहिए। इवन इंडिया के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली यहां पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि इंडिया सबसे ज्यादा आर्म्स किससे इंपोर्ट करता है, पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे, बताइए। चलिए देखिए, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं से तो आर्म्स को इंपोर्ट किया जाता होगा। और जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है उसके अंदर बताया भी गया है कि सबसे ज्यादा आर्म्स जो है वो कहां से इंडिया इंपोर्ट करता है। तो यहां पे क्या आंसर होगा बताएं। देखिए पहले नंबर पे है रशिया, 49% आर्म्स जो है वो रशिया से इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। फ्रांस से 18% आते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है इजराइल का, इजराइल से 13% आते हैं। और यूएस से आप बताइएगा, यूएस चौथे नंबर पे है वैसे, तो यूएस से भी काफी ज्यादा मात्रा में आर्म्स जो है उसका इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 1 2 4 3, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। आर्म्स की इंपोर्ट की पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर ऑन द कॉन्ट्ररी 23% डिक्रीज देखा गया। अब देखिए वहां की इकोनॉमी जो है वैसे ही ड्विंडल कर रही है, नीचे जा रही है, तो बाकी सभी एक्टिविटीज के लिए भी पैसे नहीं है। इवन दो दे फोकस अ लॉट ऑन आर्म्स एंड एम्यूनिशन, स्टिल उसके अंदर एक डिक्रीज देखा गया। चाइना अकाउंटेड फॉर 61% ऑफ इट्स इंपोर्ट इन 2001-15 एंड फॉर 74% इन 2016-20। तो वहां पे जो इंपोर्ट है वो भी काफी ज्यादा किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का नंबर आपको बता दिया, वो चीजें नहीं पूछी जाएंगी, बट यस मेंस में कहीं ना कहीं उस डेटा को आप यूज कर सकते हैं। यहां पर जो पूछा जाएगा कि इंडिया को सप्लाई करने के लिए कौन सी कंट्री नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, नंबर 4 पे है। अगर हम ओवरऑल बात करें, देखिए ये तो इंडिया की रैंकिंग है, ओवरऑल बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा आर्म्स का एक्सपोर्टर कौन है, तो कौन होगा वो बताएं, यूनाइटेड स्टेट्स। ध्यान रखिएगा, यहां पे मैंने आपको कुछ डेटा भी दिखाया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट इन विच केस डायरेक्टेड द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इंट्रोड्यूस नोटा दैट इज नन ऑफ द अबव इन डायरेक्ट इलेक्शन टू अलाउ वोटर्स टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट इफ नन ऑफ द कैंडिडेट इज एक्सेप्टेबल टू देम। तो अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो इसके लिए नोटा को इंट्रोड्यूस किया गया था। और यह पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा था कि आप इस तरीके का एक प्रोविजन जो है वो इंट्रोड्यूस करें। क्या वो नानावती केस में कहा गया था, पीयूसीएल के केस में कहा गया था, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो के केस में कहा गया था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कहा गया था, सोचिए। चलिए देखिए, रिसेंटली हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से पूछा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि आप रिस्पॉन्ड करें। एक प्ली फाइल करी गई थी जिसमें यह कहा था कि ज्यादातर अगर वोट्स जो हैं वो नोटा को दिए गए, मतलब नन ऑफ द अबव, अगर सभी लोग जो है नोटा को चूज करते हैं तो क्या इलेक्शन को कैंसिल नहीं कर देना चाहिए और नए कैंडिडेट्स जो हैं उनको नहीं चूज करना चाहिए। तो यहां पे रिस्पोंड करने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, भाई इस चीज का जवाब दो, ठीक है। बात करी जाए ईसीआई की, तो नोटा कब आया था, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर आया था। बी इज द करेक्ट आंसर। आई एम प्रीटी श्योर ये तो आपने आंसर सही कर दिया होगा कुछ एलिमिनेशन मेथड यूज करते हुए, क्योंकि हमें पता है कि कुछ साल पहले ही आया है। तो ये 1985 का केस तो निकाल सकते थे, नानावती का केस भी क्वाइट फेमस है, तो ये भी एलिमिनेट किया जा सकता था। केशवानंद भारती केस और पीयूसीएल के बीच में कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन केशवानंद भारती का केस जो है वो भी 1973 का है, तो वो भी काफी पुराना है। तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए आप डायरेक्टली बी को मार्क कर सकते थे। चलिए सो नोटा, यहां पे बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डेज की सीरीज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज अभी एग्जाम को आपके 102 डेज ही बचे हुए हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या एक दिन में 2 से ज्यादा लेक्चर्स या 1 से ज्यादा दिन को कवर किया जा सकता है, तो डेफिनेटली आप अगर सब्सक्राइब करते हैं इसको, बिकॉज ऑलरेडी इसके अंदर जो लेक्चर्स हैं वो दिए जा रहे हैं आपको, तो आप एक दिन में 1 दिन को कवर करना चाहें कर सकते हैं, 2 दिन को कवर करना चाहें, इवन 5 दिन को कवर करना चाहें, 10 दिन को कवर करना चाहें तो कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कितने घंटे दे सकते हैं, क्योंकि एक दिन को कवर करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम देना पड़ेगा। अगर आप यहां पर 6 घंटे एक दिन में दे सकते हैं पढ़ाई के लिए अपने यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली 2 into 3 3 दिनों की तैयारी आप कर सकते हैं, 3 दिनों को आप कवर कर सकते हैं एक दिन के अंदर। सो डोंट वरी अबाउट इट कि आप सिर्फ एक दिन में एक ही दिन को कवर कर पाएंगे। मटेरियल इज ऑलरेडी देयर और वहां पे डेली बेसिस पे अपडेट भी किया जा रहा है, तो आप मल्टीपल डेज को भी कवर कर सकते हैं। उस चीज की लेकर स्ट्रेस मत लीजिएगा, बट द थिंग इज यू हैव टू गिव एटलीस्ट 2 आवर्स। आपको 2 घंटे जो है, देखिए इतना बड़ा एग्जाम है तो 2 घंटे जो है वो तो एटलीस्ट आपको मुझे देने ही पड़ेंगे, सो दैट हम मेजर एरियाज जो है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज एग्जाम के लिए, कम से कम उसको कवर कर सके। यहाँ पे
जो सैटरडेज एंड संडेज हैं उनको भी अच्छे से यूज किया जाता है, बिकॉज आपका मॉक टेस्ट होता है, यहाँ पे मैराथन सेशंस होते हैं, तो यहाँ पे आपकी और भी अच्छे से तैयारी हो जाती है और अपकमिंग एग्जाम के लिए आप पूरे प्रिपेयर हो जाते हैं। अगर आप 3 घंटे दे सकते हैं देन आई रिक्वेस्ट यू कि 200 डेज के लिए जाइएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलते हैं इवन वीकली बेसिस पे, और एडिड मटेरियल, वैल्यू एडिड मटेरियल जो है वो भी इसके अंदर दिया जाता है। सो इट इज इवन 1 स्टेप अहेड ऑफ 100 डेज। बाकी अगर टाइम नहीं है तो ऑफकोर्स 100 डेज के लिए जा सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर द मिशन यूपीएससी 2022, क्योंकि यहां पे आपको 500 डेज का मटेरियल मिलता है, जो कि आपके एनसीईआरटी से लेके आपकी जो बुक्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, वैल्यू एडिड मटेरियल है, नोट्स हैं, मॉक टेस्ट है, वो सभी चीजें, इवन मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो भी इसके अंदर कवर करी हुई है, जैसे कि मेंस की आंसर राइटिंग इसके अंदर भी कवर करी है। सो यू कैन डिसाइड कि किस साल आपको एग्जाम देना है और कितना टाइम आप दे सकते हैं, उस हिसाब से आप सीरीज के अंदर एनरोल कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। प्रोजेक्ट रीहैब के बारे में क्वेश्चन है, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। ये किसका इनिशिएटिव है? रीहैब का मतलब है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज इज एन इनिशिएटिव। क्या ये केवीआईसी का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट का है, नीति आयोग का है, या फिर ट्राइफेड का है? सोचे। चलिए देखिए, आप जानते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है काफी बड़ी प्रॉब्लम है। आई रिमेंबर जब मैं मेंस का एग्जाम मैंने क्रैक किया था, मेंस का एग्जाम दे रहा था, तो तब भी ये क्वेश्चन जो था मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेके उस साल में पूछा गया था। तो यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो चलाया जा रहा है कोडागु कर्नाटका के अंदर, जहां पे बी बॉक्सेस जो है, बी बॉक्सेस रखे जाएंगे ऑन द पेरिफेरी ऑफ फॉरेस्ट। तो मान लीजिए ये सिटी है, ठीक है, एंड दिस इज द फॉरेस्टेड रीजन, तो इसकी पेरिफेरी के ऊपर बी बॉक्सेस जो है, मधुमक्खी के जो बॉक्सेस है वो रखे जाएंगे, क्योंकि हाथी जो है वो मधुमक्खी के आसपास नहीं आता है। तो ये कोशिश करी जा रही है कि जो हाथी है वो जंगल में ही रहे, वो सिटीज के अंदर ना आए, क्योंकि जब सिटीज के अंदर आते हैं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, हाथी बहुत ज्यादा नुकसान भी कर देता है, और फिर जो ह्यूमंस है डेफिनेटली उनका भी नेचुरल रिस्पॉन्स हाथी को मारना ही होगा, वो भी यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज को रोका जाए, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए, इसी वजह से ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर लाया गया है। दिस आइडिया स्टेम्स फ्रॉम कि एलिफेंट जो है उसको बीज से डर लगता है, उसको जो मधुमक्खी है उससे डर लगता है। इसी चीज को ध्यान में रखकर ये एक आइडिया लाया गया है। बिटवीन 2015 एंड 20, अगर पिछले 5 सालों की बात करें, नियरली 2500 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। तो देखिए यहां पे इंसानों की जान ज्यादा जा रही है, 2500 लोग जो है वो मारे जा चुके हैं एलिफेंट अटैक की वजह से, और इसी वजह से इस चीज को रुकना और रोकना काफी जरूरी है। 170 ह्यूमन फैटालिटीज जो है वो सिर्फ कर्नाटका से ही हुई है, तो काफी बड़ा नंबर जो है वो कर्नाटका से आया है। यहां पर केवीआईसी के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट है ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको रोका जा सके, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो 2 इंस्टीट्यूशन आपके सामने दिए, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। पहला नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में निफ्टम कहा जाता है। सेकेंड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। सोचे दोनों में से कौन सा है, फिर इसके बारे में हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे। चलिए, तो रिसेंटली राज्यसभा पास द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट बिल 2019, और इसी के बाद 2 इंस्टीट्यूशन जो है, जो निफ्टम है और आपका IIFPT है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, दोनों को ही यहां पे नेशनल इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, इसका दर्जा जो है वो दिया गया है। दोनों कहां कहां पे लोकेट करते हैं, क्या कोई बता सकता है? चलिए, दिस वन इज इन कुंडली, हरियाणा, और ये सेकेंड वन जो है ये तंजावुर, तमिलनाडु के अंदर लोकेट करता है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है बारालाचा पास के बारे में। पूछा गया बारालाचा पास को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है बारालाचा पास इज इन हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में है। इट इज लोकेटेड इन जास्कर रेंज, जास्कर रेंज में लोकेट करता है। द पास ऑल्सो एक्ट एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन द गंगा रिवर एंड यूनाम रिवर, गंगा रिवर और यूनाम रिवर के बीच में वाटर डिवाइड जो वो क्रिएट करता है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो जो है उसने रीओपनिंग करी है और वर्क जो है रीओपनिंग का स्टार्ट कर दिया है क्रूशियल बारालाचा पास, जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेट करता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे रीओपन करके यहाँ पे जो काम है उसे शुरू कर दिया, इसी वजह से ये न्यूज में था। और ये किया गया मच बिफोर द शेड्यूल, शेड्यूल से काफी पहले, ताकि लेह लद्दाख से कनेक्टिविटी को इंश्योर किया जा सके। ठीक है, ब्रो दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं बताइएगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमने काफी बार डिस्कस किए, तो हिमाचल प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही हो जाता है। एंड यस, इट इज लोकेटेड इन द जास्कर रेंज, सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। बट द पास एक्ट्स एज ए वाटर डिवाइड बिटवीन 2 रिवर्स के नाम क्या क्या है। देखिए, यूनाम रिवर जो है बिल्कुल करेक्ट दी गई है, बट द फर्स्ट रिवर इज भागा रिवर, भागा एंड यूनाम के बीच में
ये वाटर डिवाइड का काम करता है। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या होगा आपका? ए विल बी योर करेक्ट आंसर, बट बीआरओ की मिनिस्ट्री जो है वो मुझे जरूर बताइएगा। चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर, जो कि भावना को लेकर है। भावना ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म इज प्रेवलेंट इन विच स्टेट? भावना जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है ये किस राज्य से आती है? जल्दी से बताएं क्या आंसर हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका है उड़ीसा का, फिर असम है, फिर गुजरात है, फिर केरला है। सोचे। चलिए देखिए, भावना इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट विद रिलीजियस मैसेज। तो इसमें रिलीजियस मैसेज भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, ठीक है। दिस इज प्रेवलेंट इन असम, असम के अंदर प्रेवल करती है। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसेंटली इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, उसको डिस्कस करना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट यस क्योंकि भावना के बारे में जिक्र हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज अ क्रिएशन ऑफ शंकर देव रिटन इन द अर्ली 16th सेंचुरी। तो क्रिएशन किसके द्वारा करी गई है? शंकर देव के द्वारा, ठीक है। और यहां पर कुछ और चीजें अगर डिस्कस करें, द भावनास आर रिटन इन असमीज एंड ब्रजवाली लैंग्वेज। तो ब्रजवाली लैंग्वेज और असमीज के अंदर इसे लिखा गया। द प्लेस ऑफ भावना जो इसके अंदर प्लेस करे जाते हैं, दे आर पॉपुलरली नोन एज अंकिया नाट्स। अंकिया नाट्स, नाट नाटक से ही निकला है, अंकिया नाट्स। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहां पे देयर स्टेजिंग जो है, ये अंकिया नाट्स की जो स्टेजिंग होती है उसे कहते हैं भावना, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, जो कि कथकली को लेकर है। कथकली इज ए मेजर डांस फॉर्म। तो ये कहां से, ये डांस फॉर्म कहां से आता है? ये डांस फॉर्म कहां की है? आंध्र प्रदेश की है, तेलंगाना की है, केरला की है, या फिर तमिलनाडु की है? सोचे, फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों हम इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। चलिए देखिए, गुरु चेमनचारी कुनीर रेमान नायर, ये रिसिपिएंट है पद्मश्री के। उनकी डेथ हुई अभी, 104 साल के थे वो, ठीक है। और वो क्योंकि इसी पर्टिकुलर डांस फॉर्म से आते थे, कथकली से, इसी वजह से कथकली का भी जिक्र किया गया था। और ये जो कुनी रमन नायर जी हैं उनका भी जिक्र किया गया था। तो इसी वजह से क्वेश्चन कथकली के ऊपर बन के आ सकता है। पर्सनैलिटी के ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन जो है यूपीएससी के अंदर नहीं पूछे जाते, हालांकि पीसीएस या दूसरे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। 1999 केरला संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप जो थी वो उनको दी जा चुकी है। 2017 में पद्मश्री भी दिया जा चुका है। संगीत नाटक अकेडमी टैगोर अवार्ड जो है वो भी कथकली के अंदर उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसके लिए उनको दिए जा चुके हैं। चलिए, तो आंसर यहां पे हो जाएगा सी। कथकली कहां से आती? केरला से आती। काफी इजी क्वेश्चन था ये तो कंपैरेटिवली। तो यहां पे हमारे 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं। अभी 2 मिनट के अंदर इसे रिवाइज करते हैं और फिर हम प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का क्वेश्चन देखेंगे। बट यहाँ पे 30% मोर मटेरियल रिटेंशन के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि चीजें जो हम पढ़ते हैं वो धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। अगर मैं आपसे, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो अगर मैं 4 से 5 दिन पुराना क्वेश्चन भी पूछूंगा, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो उसका आंसर देना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से कह रहा हूं रिवीजन जो है अपनी करते चलिएगा और यहाँ पे एक्टिव रिवीजन करिएगा। एक्टिव रिवीजन करनी जरूरी है, आप ही को आंसर करने हैं। मैं आपको पढ़ा चुका हूं पूरा लेक्चर, 10 क्वेश्चन। नाउ दिस इज योर टर्न कि आप इसका आंसर करें। तो मैंने आपको ये बताया, दोबारा बता देता हूं जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट और एक नॉट सो सक्सेसफुल कैंडिडेट के बीच में डिफरेंस यही होगा कि जब क्वेश्चन उसके सामने मैं यहां पे दिखा रहा हूं वो कितनी ज्यादा चीजों को रिकॉल करता है। देखिए, रिकॉल करना उतना आसान नहीं होता है, आपको अपने ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालना पड़ता है कि यहां पे मैं 2 चीजों को सोच पाया हूं, मुझे तीसरी चीज को भी सोचना है, चौथी चीज को भी सोच के मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी, जो दूसरा कैंडिडेट होगा जो इतना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहा है, रिकॉल एक चीज करी उसके बाद दूसरे पे ध्यान ही नहीं दिया कि ठीक है छोड़ो ना, एक चीज मैंने रिकॉल कर ली, दैट्स इनफ, वो चीज मत करिएगा। अपने ब्रेन को आपको यहां पर फोर्स करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को रिकॉल करने के लिए। बिलीव मी, वंस यू गेट दिस आर्ट, जब आपको ये आर्ट जो है आप डेवलप कर लेते हैं जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिकॉल करने, चलते फिरते भी आप पूरा लेक्चर रिवाइज कर जाएंगे और वो टाइम भी आपका यूटिलाइज हो जाएगा। तभी मैं कह रहा हूं रिकॉलिंग की जो आर्ट है उसको डेवलप करें, वो आपको इस एग्जाम में क्या लाइफ टाइम आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। जिसमें आप अगर कहीं पर मान लीजिए कि आइडियल भी बैठे हैं 5 मिनट, 5 मिनट में आइडियल बैठे बैठे पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, पूरी चीजों को रिकॉल कर लेंगे और वो चीज आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। चलिए, यहां पे सबसे पहले एनसीटी बिल के बारे में हमने देखा था, तो जल्दी से मुझे बताएं क्या ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लाया गया है या फिर किसी और मिनिस्ट्री के द्वारा लाया गया है? बताएं मुझे। तो यहाँ पे एलजी जो है उनको पावरफुल बनाया जा रहा है, एलजी की पावर बढ़ जाएगी इसके बाद। और यहाँ पे बेसिकली जो दिल्ली है और सेंटर है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, सरकारें अलग अलग होने की वजह से, तो उससे डेवलपमेंट में भी एक रोड ब्लॉक आता है। वो चीज काफी हद तक इसके बाद कम हो सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये बिल जो है वो लाया गया है। दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी, लेजिस्लेचर इसका कब बना था बताएं मुझे? 239 याद आ रहा है आपको? 69th अमेंडमेंट मैंने आपको बताया था, मत भूलिएगा। ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल आया है, इस वजह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्योंकि ये बिल आया तो इसकी हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जा सकता है कि 239 क्या है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली को इंट्रोड्यूस कब किया गया, कौन सी अमेंडमेंट थी, किस साल में किया गया, ये सभी चीजें पूछी जा सकती है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रेट इंडियन बस्टार्ड के बारे में। तो कहां से आते हैं, कहां के ये स्टेट बर्ड है, तो आंसर इज राजस्थान। न्यूज में क्यों थे वो भी मैंने आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है क्योंकि काफी सारे जो बर्ड हैं उनकी डेथ हो रही है क्योंकि वो कोलाइड कर जाते हैं पावर लाइंस के साथ। तो ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से न्यूज में थे। देन हमने डिस्कशन किया था आर्म्स इंपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्ट करने वाला देश कौन सा है, जल्दी से बताएं। सेकंड नंबर पे इंडिया था, मैंने आपको बताया था। कौन कौन हमें एक्सपोर्ट कर रहा है वो भी मैंने आपको बताया। एट द सेम टाइम सिप्री का क्या रोल है, सिप्री के द्वारा रिपोर्ट लाई गई है वो भी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट नंबर पे है हमारा अरब कंट्री सऊदी अरेबिया जो कि तेल बेच के सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करता है। अगर बात करिए पाकिस्तान जो है उसके अंदर भी हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला क्योंकि पैसा ही नहीं है वहां पे, तो आर्म्स कैसे इंपोर्ट करेंगे। देन फोर्थ क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पे इंडिया को आर्म्स को एक्सपोर्ट करने में सबसे बड़ा रोल किसका है, तो रशिया नंबर 1 पे था। दूसरे नंबर पे कौन था, मैंने आपको परसेंटेज भी बताई है, दूसरे नंबर पे बताएं और उसकी परसेंटेज बताएं मुझे। यस, दूसरे नंबर पे फ्रांस है 18%, फिर इजराइल है 13%, फिर यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर आता है। ओवरऑल देखा जाए यूनाइटेड स्टेट्स जो पूरी दुनिया के अंदर आर्म्स को सप्लाई करने में सबसे नंबर 1 पे है। फिर हमने डिस्कशन किया था नोटा को लेकर। आपका आज प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई इस चीज का तो जवाब दे दो जो लोग कह रहे हैं, जो पिटीशन फाइल करी गई है कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो क्या आप दोबारा से इलेक्शन कराओगे नए कैंडिडेट्स के साथ, बताइए। तो इसके ऊपर रिस्पॉन्स जो वो करना पड़ेगा। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो पर्टिकुलर नोटा था, नोटा बटन जो था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि जो आपकी ये मशीन होती है इस पे कितने नंबर पे नोटा होता है, ठीक है। चलिए देन अगर आप 2 घंटे रोज दे सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं और अपनी सक्सेस के चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग 35 to 40 एमसीक्यूज जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जो हमने यहाँ पे मटेरियल करंट अफेयर्स और स्टैटिक का प्रिपेयर किया है वहां से। सो यू कैन एक्चुअली गिव अ टर्बो चार्ज टू योर प्रिपरेशन। exam.network.com पे जाकर क्रैक यूपीएससी के अंदर एनरोल कर लीजिएगा। और अगर 3 घंटे का टाइम दे सकते हैं, डे वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर 200 डेज की सीरीज के अंदर सब्सक्राइब करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने आपको बताया था प्रोजेक्ट रिहैब के बारे में। जल्दी से मुझे बताएं कौन से एनिमल के लिए है, कौन सा एनिमल इसमें इन्वॉल्व है, तो यस कौन सा है, एलिफेंट। केवीआईसी की फुल फॉर्म भी बता दीजिए। कर्नाटक के अंदर देखा गया कि हाथियों की डेथ जो है काफी ज्यादा हो जाती है, एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा होता है और हाथियों से ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। और यहाँ पे जो डेटा है 2015 से 20 का 2500 लोग जो है हाथियों के अटैक से, जो आपके एलिफेंट अटैक है उसकी वजह से मारे गए हैं। इसी वजह से उनको सेपरेट करने के लिए केवीआईसी इस प्रोजेक्ट के लेकर आया है। Then we discussed about question number 7, which of the following is the institution of national importance। निफ्टम मैंने आपको बताया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी बताया। एक तंजौर में है तमिलनाडु में और ऊपर दूसरा कुंडली हरियाणा के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने देखा था बारालाचा पास के बारे में, कौन से स्टेट के अंदर है जल्दी से बताएं। साथ ही साथ जांस्कर रेंज के अंदर है, ये भी मैंने आपको बताया था। यूनाम और दूसरी रिवर का नाम बताएं, भागा रिवर, ठीक है। भागा और यूनाम रिवर में वाटर डिवाइड का काम करता है और ये लोकेट करता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। आपने काफी सारी मूवीज में भी देखा होगा इसे। चलिए देन हमने भावना के बारे में देखा था। भावना जो है एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, कहां से आती है, कहां पे ज्यादा प्रिवेल करती है, असम में। जो इसमें नाटक लिखे गए हैं वो किसके अंदर लिखे गए हैं, एसमीस एंड ब्रजवाली के अंदर। और अंकिया नाट कहते हैं इसे, और जब इसे स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भावना कहते हैं, ठीक है। चलिए यहां पे लास्ट में कथकली जल्दी से बताएं कौन से राज्य से आता है। और यहां पे मैंने आपको गुरु चमेनचेरी कुनीन रमन नायर जी के बारे में बताया था। उनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 104। पद्मश्री उनको मिल चुका है और उनका कंट्रीब्यूशन जो है अनप्रेसिडेंटेड माना जाता है कथकली के अंदर, जो कि केरला से आता है। सी इज द करेक्ट आंसर। सो इफ यू लाइक द वीडियो, आप इसे लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा। अदरवाइज कोई फीडबैक भी देना चाहते हैं, यू नो वे टू रीच मी, वहां पे अपना फीडबैक भी दे दीजिएगा। अब आते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज नोटा, नोटा क्या है ये बताइएगा 1 लाइन में। देखिए वैसे सिंपल है काफी, लेकिन जब इसे एक्सप्लेन करने लगेंगे ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में लिखे। और मेंस के लिए मेरे को आंसर करिएगा, डू यू थिंक इफ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स आर गिवन टू नोटा देन शुड इलेक्शन बी कैंसिल। तो क्या इलेक्शन को कैंसिल कर देना चाहिए, नए कैंडिडेट्स को लाना चाहिए, ये आपको बताना है। चलिए देन इंटरव्यू का क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक डू वी नीड आईएलपी, क्या हमें इनर लाइन परमिट की जरूरत है। देखिए उत्तराखंड में 2 जगहों पर, उन दोनों जगह का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने कल रात को आपसे डिस्कस किया था। आपको लगता है क्या कि आईएलपी की हमें जरूरत है, डू यू थिंक डू वी नीड आईएलपी, हमें इनर लाइन परमिट की जरूरत है। तो इसमें आप यस भी कह सकते हैं, नो भी कह सकते हैं, लेकिन जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, तो जस्टिफाई जरूर करिएगा। इंटरव्यू का क्वेश्चन है तो आपने इंटरव्यू के ग्रुप में दीजिएगा। दिस इज द सेकंड चैनल जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी के जो वीडियोज हैं वो डाले जाएंगे काफी जल्दी, और वैसे कुछ वीडियोज डाले जा भी चुके हैं तो उसको देख सकते हैं आप।
और यहाँ पे मेंस के अपने जो आंसर्स हैं यहाँ सबमिट करिएगा, दिस इज द ग्रुप, एंड इंटरव्यू के आंसर्स यहाँ सबमिट करिएगा। नाउ दिस इज द टाइम टू राइट योर मार्क्स। जल्दी से बताएं जो टारगेट सेट किया था क्या उसे अचीव किया, या फिर क्या आप उसके धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर अपने मार्क्स लिखिएगा। 6 या 6 से ज्यादा किया है स्कोर तो सेफ जोन में है, लेस देन 6 किया है तो डेंजर जोन में है, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और नोट जब आप नेक्स्ट टाइम देखते हैं तो बना लीजिएगा जरूर। प्लीज डू लाइक द वीडियो, अदरवाइज कोई सजेशन देना चाहें वो भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू वेरी वेरी सून, बिकॉज आज हमारे बैक टू बैक लेक्चर्स रहने वाले हैं। टेक केयर।